बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान में हम लोग चैप्टर 14 पढ़ रहे थे, है ना। नहीं, चैप्टर 15 है स्थिर विद्युत, है ना। तो हम लोग यहाँ आए थे घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को रगड़कर आवेशित करना हम सीख चुके हैं। हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है ना। और इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखो आवेशन शब्द, एक प्लास्टिक की कुर्सी, ऊनी स्वेटर या शाल या सूती कपड़े, विद्युत से जैसे विद्युत टेस्टर। जैसे अभी सर्दी का मौसम है ना। सर्दी के मौसम में देखना कपड़े जो है वो किड़किड़ आवाज़ करते कि नहीं करते। जिससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि बिजली उत्पन्न हो रही है ना। जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारे कपड़े जो है चिटकते कि नहीं, जैसे विद्युत निकलता है ना, जैसे यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, देखो, है ना, कि प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा बच्चा एवं उस पर आवेश घर्षण द्वारा आवेशन, मतलब घर्षण द्वारा ये आवेशन हो रहा है ना। सूखे वातावरण में एक बच्चे को प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए, ठीक है, और ध्यान रहे कि बच्चे के पैर जमीन को ना छुए। कुर्सी की पीठ को ऊनी स्वेटर, शाल या सूती कपड़े से 8 से 10 बार रगड़िए। अब कुर्सी पर बैठे बच्चे के शरीर पर टेस्टर लगाइए, है ना। चित्र 15.2 का आपने क्या देखा इसमें, देखो कि कुर्सी पर बैठे बच्चे को छूने पर चटचट की आवाज़ के साथ बिजली का झटका लगता है ना, बिजली का झटका लगता है। एक प्रयोग करके आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। इसका कारण है प्लास्टिक की कुर्सी को ऊनी स्वेटर, शाल या सूती कपड़े से रगड़ने पर आवेश क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है ना। अब यहाँ देखो क्रियाकलाप 6 में आवश्यक समारित 2 प्लास्टिक की स्केल लेना है आपको। देख रहे हैं यहाँ पे दो प्लास्टिक स्केल है ना। संपर्क द्वारा आवेशन हो रहा है, मतलब आपस में संपर्क होने से, क और ख, ठीक है। तो देखते हैं कि एक प्लास्टिक स्केल को कागज से 5 से 6 बार रगड़िए, है ना। इसे कागज से रगड़ रहे हैं 5 या 6 बार। तो चित्र 15.3 का ये, ठीक है। इस प्रकार आवेशित स्केल को दूसरी प्लास्टिक स्केल से स्पर्श कराइए, है ना, उसको छूने दीजिए इससे। तो अब दूसरी स्केल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप, ये छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको, है ना, टुकड़ों के समीप रखिए। तो चित्र 15 से रखा, देखिए क्या होता है, ये खिंचाव हो रहा है उसमें, है ना। तो किसी वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर वह वस्तु क्या होता है, आवेशित हो जाती है। और इस प्रकार क्या होता है, आवेशन को संपर्क द्वारा आवेशित करना कहते हैं, है ना। यहाँ से इसका अगर पूछेगा आवेशन क्या है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक, कि किसी वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर वह वस्तु आवेशित हो जाती है ना। और इस प्रकार से क्या है, आवेशन को संपर्क द्वारा आवेशित करना कहते हैं। यदि वस्तु को संपर्क द्वारा आवेशित किया जाता है तो वह आवेशित करने वाली वस्तु की प्रकृति का ही आवेश उपार्जित करती है। और धातुओं से बनी वस्तुओं को, है ना, धातुओं से बनी वस्तुओं को आवेशित करना कठिन होता है, क्योंकि इनमें उत्पन्न आवेश मानव शरीर से संपर्कित होने के कारण पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। अब देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो क्रियाकलाप 7 देखते हैं। हमेशा सामग्री में इसमें क्या लेंगे हम लोग, कांच का एक गिलास लेंगे, तांबे का मोटा तार और कांच की छड़। तो मिठाई में उपयोग होने वाला चांदी का वर्क, देखे होगे चांदी का वर्क, है ना, जैसे मिठाई के ऊपर लगा रहता है, 2 सेंटीमीटर लंबा हुआ, आधा सेंटीमीटर चौड़ा। तो रेशम का कपड़ा और पेंसिल, ठीक है। तो तांबे का तार का विद्युत रोधी लेप हटाकर 5 इंच तार का टुकड़ा लीजिए, इसे पेंसिल के बीच में इस प्रकार लपेटिए कि तार का एक सिरा पेंसिल के लंबवत ऊपर की ओर, दूसरा सिरा पहले सिरे के सीधे में नीचे की ओर हो, और तार के नीचे वाले सिरे को जो गिलास के भीतर है मोड़कर हुक बनाएं। और अब चांदी की पत्ती का टुकड़ा बीच में मोड़कर हुक पर इस तरह लगाएं कि वह एक हुक में लटक जाए। देख रहे हो आप लोग को, इधर प्रयोग करके देखा गया है ना, लटकी हुई अनावेशित पत्तियां और प्रेरण के प्रभाव से फैली हुई आवेशित पत्तियां, ये विद्युतदर्शी है, ठीक है। इसे कांच गिलास में क्या करें, इस प्रकार रखें कि पट्टी गिलास की दीवारों को स्पर्श न करे, छुए ना, है ना। अब कांच की छड़ को रेशम के एक कपड़े से रगड़कर इस उपकरण के ऊपरी सिरे के निकट लाइए। देखिए क्या होता है, आप पाएंगे कि आवेशित छड़ को इस उपकरण के निकट लाते ही विद्युतदर्शी के तार का ऊपरी सिरा ऋण आवेशित और दूसरा सिरा धन आवेशित होने के कारण चांदी की पत्ती के दोनों सिरे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और चांदी की पत्ती तथा तांबे का तार एक दूसरे के संपर्क में होने के कारण जब आवेशित वस्तु तांबे के तार के निकट
आती है तब प्रेरण द्वारा आवेश चांदी की पत्ती में आ जाता है। दोनों पत्तियों पर समान आवेश आ जाने के कारण वे फैल जाती हैं और एक दूसरे से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। जैसे चित्र 15.4 का इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक संवेदनशील उपकरण है। इसकी सहायता से किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। इसमें प्रायः कांच के एक जार में है ना, बरनी बोलते हैं जार में धातु की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर धातु की एक चकती जुड़ी होती है जो जार के मुंह के ऊपर होती है और धातु की छड़ के दूसरे सिरे पर सोने की 2 पत्तियां लगी होती है जो कांच के जार के अंदर लटकी हुई होती है। ये देख रहे हैं यहाँ पे है ना, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बोलते हैं इसको, कि कांच की बरनी है ना, ये अंदर में सोने की जो पत्ती है वो लटक रही है। ठीक है। जब स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के ऊपर ऊपरी सिरे के निकट कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो उसके स्वर्णपत्र एक दूसरे से हट जाते हैं क्योंकि पत्तियां प्रेरण द्वारा आवेशित हो जाती है और आवेशित वस्तु को हटा लेने पर पत्तियों का हटाव समाप्त हो जाता है। उक्त प्रयोग को सूखे वातावरण में किया जाना क्या होगा, उचित होगा। ठीक है। अब देखेंगे 15.6 वायुमंडल में आवेश। तो यदि काल से ही लोग मेघ गर्जन तथा तड़ित विद्युत से परिचित रहे है ना, गरजना देखे होंगे, गरजना सुने होंगे है ना, बरसात के दिनों में कितना बादल गरजते हैं। लगभग 250 वर्ष पूर्व बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह सिद्ध किया कि तड़ित आवेशित कणों के कारण घटित होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। कुछ प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि बादलों में पानी की अत्यंत सूक्ष्म बूंदें धन आवेश ग्रहण करती है, बड़ी तथा भारी बूंदें ऋण आवेशित हो जाती तथा धन आवेशित सूक्ष्म बूंदें हल्की होने के कारण हवा के प्रभाव से क्या होता है, बादल के ऊपरी भाग की ओर गति करती है और ऋण आवेशित बूंदें नीचे के भाग की ओर जाती है। देख ले यहाँ के विद्युत विसर्जन हो रहे हैं, यहाँ पे आवेशित बादल है ना, और ऋण आवेशित बादल। तो विपरीत आवेश वाले बादलों के बीच क्या हो रहा है, विद्युत विसर्जन हो रहे हैं। ठीक है। बादलों में विपरीत आवेशों के बीच अत्यंत तीव्र आकर्षण बल लगता है, लेकिन बादलों के बीच की वायु आवेशों को समीप आकर उदासीन होने से रोकती है। जब आवेश की मात्रा बहुत अधिक होती है तो उनके बीच का विद्युत रोधन टूट जाता है। ऐसी स्थिति में विद्युत आवेश वायु में से होकर प्रवाहित हो सकता है। इसी प्रक्रम में विद्युत ऊर्जा से वायु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्तिमान हो जाती है। जैसे 15.6 इस घटना को विसर्जन कहते हैं है ना। और वायु की दीप्ति को हम आकाश में तड़ित के रूप में देखते हैं जो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है। तड़ित के कारण उत्पन्न चटकने की आवाज़ इतनी प्रबल होती कि हम इसे मेघ गर्जन के रूप में क्या करते हैं, सुनते हैं। तड़ित है वो है ना। कभी कभी तड़ित के समय ऊंचे वृक्षों, भवनों या अन्य संरचनाओं से होता हुआ विसर्जन पृथ्वी में चला जाता है और उन्हें क्षतिग्रस्त कर देता है। जैसे 15.7 ये देख रहे हो है ना, ऋण आवेशित या धन आवेशित बादल, जब बादल गरज रहे है ना, हम लोग बिजली गिरना बोलते हैं इसको है ना, और उन्हें क्षतिग्रस्त कर देता है। ऐसा होने पर हम कहते हैं कि तड़ित आघात हुआ। तड़ित के समय मनुष्यों तथा जीव जंतुओं को भी नुकसान हो जाता है, कभी कभी उनकी मृत्यु तक हो जाती है ना। और मैदानी इलाकों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में तड़ित आघात जल्दी जल्दी होता है ना। तड़ित, यहाँ देखते हैं हम तड़ित से क्या क्या लाभ है। तो तड़ित के समय अनेक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इनमें से कुछ हमारे लिए लाभकारी हैं। जैसे पहला, तड़ित के समय उत्पन्न होने वाली अत्यधिक ऊष्मा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के संयोग से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो पानी में घुलकर अत्यंत तनु घोल बनाते हैं है ना, जो पृथ्वी में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन यौगिक उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है, तड़ित के समय ऑक्सीजन गैस ओजोन गैस में परिवर्तित हो जाती है। ओजोन गैस की यह परत सूर्य प्रकाश की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से क्या करती है, वो उसको रोकती है। ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप, धन आवेशित बादल है, तड़ित चालक है, तांबे की प्लेट है ना, कि उसको रोक रही है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने से। तो तड़ित चालक ऐसा नहीं कि विद्युत विसर्जन केवल दो विपरीत आवेशित बादलों के बीच ही होते, कभी कि इस प्रकार का विसर्जन आवेशित बादल तथा पृथ्वी के बीच में भी होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बादल पृथ्वी के समीप आ जाता है और किसी ऊंचे मकान या वृक्ष के ऊपर से गुजरता है तो उसमें विपरीत आवेश प्रेरित कर देता है और परिणाम स्वरूप बादल तथा उस वस्तु के बीच विद्युत विसर्जन हो जाता है, जिसके कारण वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऊंचे भवनों को तड़ित से बचाने के लिए तड़ित चालक लगाए जाते हैं है ना। तड़ित चालक लगे देखे होंगे आप लोग। तड़ित चालक में क्या होता है कि धातु की एक मोटी एवं चपटी पट्टी होती है। इसका ऊपरी सिरा त्रिशूल के आकार का होता है ना। इसे भवन के सबसे ऊंचे भाग पर लगाया जाता है। धातु की पट्टी का निचला सिरा भूमि में गहराई पर गड़ी हुई धातु
तांबे की प्लेट से जुड़ा हो जाए, चित्र 15.8 है ना, यही है, देख रहे हो आप, ठीक है। आवेशित बादल जब भवन के ऊपर से क्या करते हैं, गुजरता है, तब तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होने के कारण प्रेरण द्वारा उसमें अत्यधिक मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस समय बादल और तड़ित चालक के बीच क्या होता है, विद्युत विसर्जन होता है। इस प्रकार संपूर्ण आवेश छड़ द्वारा पृथ्वी में चला जाता है और भवन को कोई हानि नहीं पहुंचाती है ना। यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बताया गया कि 1706 से 1790 के बीच में, है ना। तो सन 1752 ईस्वी में फ्रैंकलिन अपने बेटे विलियम के साथ मिलकर अपना पतंग उड़ाने का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि तड़ित प्रकृति में घटने वाली एक घटना है। उन्होंने अपनी पतंग को सिल्क के कपड़े तथा देवदार की तिलियों से बनाया था। धातु का एक पतला तार लकड़ी की एक सीधी तिली से इस प्रकार जोड़ा गया कि इसका एक सिरा पतंग के ऊपरी छोर पर तथा दूसरा सिरा पतंग की डोरी से जुड़े रहे। फ्रैंकलिन ने जब अपनी पतंग को उड़ाया, उस दिन तूफानी मौसम था, तड़ित और मेघ गर्जन की पुनरावृत्ति हो रही थी और पतंग आकाश में उड़ने लगी। तब उन्होंने देखा कि विद्युत आवेश के बादलों में से पतंग पर स्थानांतरित होने के कारण उसकी ढीली डोरी कस गई और उन्होंने पतंग से जुड़े धातु के तार को जो बादलों को छू रहा था, धागे की सहायता से पृथ्वी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अर्थात उन्होंने धागे पर आए आवेश का भू संपर्क करा दिया, जिससे एक चिंगारी निकली और उनके प्रेक्षण ने यह सिद्ध कर दिया कि तड़ित की प्रकृति जो है वो क्या है, विद्युत है ना।